नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद स्टॉक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करनी है कि इंडियन इकोनॉमी है जो हमारी है उसमें कौन कौन से सेक्टर हैं। इतिहास वगैरह इकोनॉमी का थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था पार्ट चैप्टर 1 में। यहाँ हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर हैं। तो उसमें 3 सेक्टर हैं, बेसिकली 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इन सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में जो इंडियन इकोनॉमी में अलग अलग रेवोल्यूशन हुए हैं, हरित क्रांति वगैरह जैसे हुई है, उन सब के बारे में भी हमें इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में डिस्कस करना है फ्रेंड्स। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी अगर हम बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर सेक्टर्स एंड इकोनॉमीज अचीव डेवलपमेंट बाय देयर डोमिनेंस इन सच एरियाज। तो किसी भी इकोनॉमी में एक्टिविटीज़ को 3 पार्टों में क्लासीफाई किया जाता है, 3 पार्ट में बांटा जाता है, 3 सेक्टर्स में बेसिकली बांटा जाता है किसी भी इकोनॉमी में एक्टिविटीज़ वाइज। ठीक, और अगर कोई इकोनॉमी जो है डेवलपमेंट करना चाहती है तो इन्हीं सेक्टर्स में ही अपनी डोमिनेंस दिखाएगी। किसी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होगा, किसी में सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होगा, ज़्यादा डेवलप करेगा इसी तरीके से। तो 3 तरीके के सेक्टर होते हैं बेसिकली। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 तरीके के सेक्टर में बांटा गया है और डेवलपमेंट इन्हीं तीनों के आधार पर ही होता है। अब यहाँ अगला टॉपिक लेंगे, रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर। और 3 के अलावा भी फ्रेंड जो है क्वार्टरनरी और क्यूनरी, यानी कि चौथा और पांचवा भी बात करते हैं। प्राइमरी मतलब पहला, सेकेंडरी मतलब दूसरा, टर्शियरी मतलब तीसरा, क्वार्टरनरी मतलब चौथा सेक्टर और क्यूनरी मतलब पांचवा सेक्टर। तो अब पहले बेसिकली 3 होते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, लेकिन अब इन्होंने बढ़ाया और इसको 5 में बांटा हुआ है। लेकिन आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो चौथा और पांचवा है ये बेसिकली कुछ अलग नहीं है, इसी टर्शियरी सेक्टर के ही सब सेक्टर हैं। टर्शियरी सेक्टर के ही सब सेक्टर में चौथा और पांचवा भी आ जाता है। ठीक, तो एक एक सेक्टर को लेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है सर हमारा प्राइमरी सेक्टर। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान रखेंगे हम बात किसकी कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी की। तो सारी डिस्कशन उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, मैं दुनिया भर की इकोनॉमी का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो हमारी इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। प्राइमरी मतलब मूलभूत सेक्टर, ऐसा सेक्टर जिससे हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो शुरुआत के दौर में जब देश आज़ाद हुआ है तो सबसे ज़्यादा तरक्की, सबसे ज़्यादा मतलब कमाई का जो जरिया था हमारे पास वो एग्रीकल्चर ही था, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर को रखा गया। दिस सेक्टर इंक्लूड ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर देयर इज ए डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल, मेटल, मिनरल्स। तो प्राइमरी सेक्टर में, वैसे हमारे देश में एग्रीकल्चर होता है, हमारे देश में एग्रीकल्चर है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर उन सेक्टर्स को कहते हैं जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी किस पर हो, डायरेक्ट यूज किया जा रहा हो। ऐसी इकोनॉमी जिसमें डायरेक्ट यूज किया जा रहा हो, ऐसा सेक्टर जिसमें डायरेक्ट यूज किया जा रहा हो किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्सेज का अगर सीधा सीधा यूज किया जा रहा हो तो सर उसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, ज़मीन का हम यूज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री जो जंगल वगैरह हमारे पास में है, फिशिंग, मछली, फ्यूल धरती से उत्पादित होता है, मेटल भी धरती में पाया जाता है, मिनरल्स भी सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, उनका उपयोग करते हैं। तो ऐसे सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। अब कोई इकोनॉमी एग्रीगेरियन इकोनॉमी या एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कब कहलाएगी, जब एग्रीकल्चर सेक्टर से, एक तो पहली बात एग्रीकल्चर सेक्टर वन ऑफ द की सेक्टर होना चाहिए और साथ ही साथ में कम से कम 50% कंट्री की नेशनल रेवेन्यू इससे आती हो, यानी कम से कम 50% कमाई हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर आती है तो फ्रेंड्स उसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेरियन इकोनॉमी बोल देंगे। ठीक है, हम मान लो 100 रुपये कमाता है हमारा देश, तो उसमें से 50 रुपये एग्रीकल्चर से अगर आते हैं तो उसे हम प्राइमरी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी या उसी को एग्रीगेरियन इकोनॉमी कह देंगे। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्टर इसमें क्या क्या है, तो इसमें है एग्रीकल्चर, यानी कि जो हमारे प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आता है और फिशिंग आता है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग आता है। फिर आ जाता है सर आपका सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर देख लिया हमने, सेकेंडरी सेक्टर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर कहलाता है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहलाता है। ठीक है, तो इट इंक्लूड ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर सर किसे कहेंगे, अगर परिभाषा की बात करें सेकेंडरी सेक्टर किसे कहेंगे, ऐसा सेक्टर जहाँ पर
जो भी प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसकी प्रोसेसिंग की जाती हो, है ना। रॉ मटेरियल आपने एक्सट्रैक्ट किया, जैसे हमने कच्चा तेल निकाला धरती से और उसको प्रोसेस किया गया, तो जिस सेक्टर में प्रोसेस किया गया उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर कह सकते हैं। ओके, मैन्युफैक्चरिंग वन ऑफ इट्स सब सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? सेकेंडरी सेक्टर का एक सब सेक्टर है। हैज़ प्रूवन टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज। अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा नौकरियां लोगों को मिलती हैं वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज में, अमेरिका वगैरह में। ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर का काम करते हैं कौन? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? सेकेंडरी सेक्टर का एक सब पार्ट है। ओके, अब किसी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कब कह देंगे? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी वो होगी जहाँ पर पूरे देश की, कंट्री की जो नेशनल जीडीपी है उसका 50% एटलीस्ट हाफ अगर अर्निंग सेकेंडरी सेक्टर से होती है, ठीक है, जितनी भी कंट्री की जीडीपी है उसका 50% अगर जो है सेकेंडरी सेक्टर से जनरेट हो रहा है तो फ्रेंड्स उसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी किसे कहेंगे? ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर देश की जो कमाई है, देश की जो जीडीपी है, देश का जो एम्प्लॉयमेंट है वो 50% से अधिक हो, या कम से कम 50% अगर इंडस्ट्री से आता है तो हम उसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बोल सकते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स जो है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर या इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। दिस सेक्टर इंक्लूड ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। जितनी भी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को टर्शियरी सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में रखा जाता है। ठीक है, इसमें आपका हॉस्पिटल हो गए, हम बैंक वाले लोग भी हो गए इसी में, कम्युनिकेशन, इंटरनेट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब सर्विस बेस्ड इकोनॉमी किसे कह देंगे? जहाँ पर कमाई का 50%, कम से कम 50% सर्विस सेक्टर से जनरेट हो, टर्शियरी सेक्टर से जनरेट हो रहा हो। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर दिस सेक्टर जनरेट करता है कम से कम 50%, एटलीस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीज नेशनल इनकम। देश की नेशनल इनकम का और लाइवलीहुड का कम से कम 50% अगर जनरेट हो तो उसे सर्विस बेस्ड इकोनॉमी कह देंगे। ठीक है, तो अलॉन्ग विद दीज 3 मेन सेक्टर्स, इन 3 मुख्य सेक्टर के अलावा क्वाटरनरी यानी चौथा और क्यूनरी यानी 5वां सेक्टर भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। सेक्टर हैज़ बिन इंट्रोड्यूस। अगर ब्रॉडर सेंस में बात करें, इन अ ब्रॉडर सेंस अगर हम बात करें, दे आर सब सेक्टर्स ऑफ टर्शियरी सेक्टर। तो ये क्या है? सब सेक्टर है किसके? इसी टर्शियरी सेक्टर के सब सेक्टर हैं। कौन सा? क्वाटरनरी और क्यूनरी। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो क्वाटरनरी और क्यूनरी रह जाता है। पहले मैं इतना जितना पढ़ाया हूँ आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी इकोनॉमी में 3 जो है मेजर सेक्टर्स में क्लासीफाई की गई हैं, 3 मेजर सेक्टर्स में। और कोई भी कंट्री मतलब इकोनॉमी जो है डेवलपमेंट अचीव करती हैं इन्हीं में से किसी एक सेक्टर में या सभी एरिया में डोमिनेंस के जरिए। अगर सर्विस सेक्टर से ज़्यादा कमाई हो रही तो सर्विस सेक्टर का डोमिनेंस है, एग्रीकल्चर से ज़्यादा कमाई हो रही है एग्रीकल्चर का ज़्यादा डोमिनेंस है, या प्राइमरी सेक्टर का डोमिनेंस है। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करेंगे इन 5 सेक्टर्स के बारे में बात करनी। पहला सेक्टर लेते हैं प्राइमरी सेक्टर। हमारे यहाँ इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का सीधा यूज किया जाए। अगर आप नेचुरल रिसोर्स लेते हैं और सीधे यूटिलाइज करते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब नेचुरल रिसोर्सेज में चाहे जो भी चीज़ आ जाए, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल, मेटल, मिनरल, सारी चीज़ें आ जाती हैं। एग्रीगेरियन इकोनॉमी किसे कहेंगे? जहाँ पर पूरे देश की जो कमाई है, रेवेन्यू है, जीडीपी है, एम्प्लॉयमेंट है, उसका कम से कम 50% एग्रीकल्चर से कराता है तो उसे एग्रीगेरियन इकोनॉमी या एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग मेजरली आता है। बाकी हैं तो बहुत सारे, देखो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल, मेटल सब आ जाता है, लेकिन मेजरली इनको कहा गया है। फिर आता है सर सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्री सेक्टर के नाम से भी, इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर प्राइमरी सेक्टर से जितना भी रॉ मटेरियल आपने निकाला है उसको प्रोसेस करते हैं। अगर रॉ मटेरियल को जो प्राइमरी सेक्टर से निकला उसको प्रोसेस करने का जो काम होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में फ्रेंड्स होता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो कि प्राइमरी सेक्टर से हमने एक्सट्रैक्ट किया है। मैन्युफैक्चरिंग जो है एक सब सेक्टर है किसका? सेकेंडरी सेक्टर का एक सब सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग होगा, माइनिंग होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। माइनिंग मेरे ख्याल से प्राइमरी में ही आ जाए क्योंकि हम वहाँ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया एक सब सेक्टर है किसका? हमारे सेकेंडरी सेक्टर का। और ये जो है वेस्टर्न कंट्री में सबसे ज़्यादा जॉब या एम्प्लॉयमेंट देता है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी किसे कह देंगे? ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर पूरी कंट्री की नेशनल जीडीपी का कम से कम 50% एम्प्लॉयमेंट और 50% कम से कम
कंट्री का जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता हो, तो वैसी इकोनॉमी को क्या बोल देंगे हम, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे कि एक कंट्री है, मान लेते हैं ABC एक कंट्री है, वहाँ पर जो रोज़गार है, जो जीडीपी है, वो 60% केवल जो है टर्शियरी सेक्टर से जनरेट होती है, तो उसे कौन सी इकोनॉमी का नाम देंगे, तो सर्विस सेक्टर इकोनॉमी कह सकेंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में इसमें जितनी भी तरीके की सर्विसेज होती हैं फ्रेंड्स, उनको इंक्लूड किया जाता है, वो चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, किसी से भी रिलेटेड हो। सर्विस बेस्ड इकोनॉमी कहाँ होगी, जहाँ पर पूरे देश की इनकम का, जीडीपी का, रोजगार का कम से कम 50% अगर सर्विस सेक्टर से आता है तो उसे हम सर्विस बेस्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। इन 3 मुख्य सेक्टर के अलावा 2 और सेक्टर हैं, क्वाटरनरी और क्यूनरी, और ब्रॉडर सेंस में अगर ध्यान रखें तो सिर्फ 3 ही हैं। चौथा और पांचवा जो है तीसरे वाले का, यानी टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर के, ये सब सेक्टर्स ही हैं। देखिए यहाँ स्पष्टता लिखा गया है। ठीक है, क्वाटरनरी सेक्टर की बात करेंगे, यानी चौथा सेक्टर, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया। क्वाटरनरी सेक्टर, इसे फ्रेंड्स नॉलेज सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या जानते हैं, नॉलेज सेक्टर के नाम से। दिस इज आल्सो नोन एज नॉलेज सेक्टर। ठीक है, दिस कैटेगरी इंक्लूड एक्टिविटी सच एज टीचिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इस यानी कि क्वाटरनरी में टीचिंग को रखा गया है और रिसर्च और डेवलपमेंट को रखा गया है। अभी ध्यान दीजिए, एजुकेशन वगैरह सब किस में था, टर्शियरी में ही था, तो उसी में स्पेशलाइज कर दिया कि चलो ठीक है, एजुकेशन में ही अगर टीचिंग कर रहे हो, R&D कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, साइंटिफिक वर्क वगैरह हो रहा है, तो वो सारा का सारा नॉलेज से रिलेटेड जितना कुछ भी है फ्रेंड्स, उसको क्वाटरनरी सेक्टर में इन्होंने उठा करके रख दिया। दिस सेक्टर इज बाई फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमीज ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब अगर आप किसी इकोनॉमी में ह्यूमन रिसोर्स कैसा है उसको जानना चाहते हैं तो आपको एनालाइज करना चाहिए कौन सा, क्वाटरनरी सेक्टर को, चौथे सेक्टर को आपको एनालाइज करना चाहिए। द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी इज रिप्रेजेंटेड बाई क्वाटरनरी सेक्टर। इकोनॉमी में कितनी बौद्धिकता है, मतलब इंटेलेक्चुअलिटी कितनी है, जैसे यानी हमारे पास इंटेलिजेंस कितना है, बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कितनी इंटेलिजेंस होल्डर हैं हम, वो एस्पेक्ट जो है क्वाटरनरी सेक्टर से ही पता चलता है। इस ग्रुप में इंक्लूड किए जाते हैं सारे एम्प्लॉय जो कि ऑफिस बिल्डिंग में काम करते हैं, स्कूल्स में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी क्लासरूम वगैरह में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, फिजिशियंस ऑफिस। बेसिकली अगर आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा हम बात किसकी कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स हमारा कैसा है। देखिए सब वही, थिएटर में जो लोग काम करते हैं, अकाउंटेंसी का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, बिजनेसेस को हैंडल करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रेंड। तो ये कौन सा क्वाटरनरी सेक्टर हो जाता है, चौथा सेक्टर हो जाता है, और उसे नॉलेज सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब आता है क्यूनरी सेक्टर, 5वां सेक्टर। क्यूनरी मतलब 5 होता है, 5th। ठीक, इट इंक्लूड्स एक्टिविटी इन विच की चॉइसेस आर मेड। अब ये थोड़ा सा जैसे गवर्नमेंट का थिंक टैंक नीति आयोग है ना, नीति आयोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का आयोग, नीति आयोग जो है गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। तो जो आयोग है वो क्या है, ये क्यूनरी सेक्टर का पार्ट है। यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा विशिष्ट तरीके के दिमाग वाले लोग जो है होते हैं इसमें, इस सेक्टर में, और वो फैसले लेते हैं। तो यहाँ क्या है, फैसले लेने का काम। इट इंक्लूड्स एक्टिविटी इन विच की चॉइसेस आर मेड। इनमें वो एक्टिविटी जाती है जहाँ पर की चॉइसेस, मुख्य जो है चॉइस की जाती है, आधार कार्ड इंप्लीमेंट करना है नहीं करना है, इस तरीके के निर्णय लेने का काम कौन, क्यूनरी सेक्टर में किया जाता है। इट इंक्लूड द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स इन गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग देयर ब्यूरोक्रेसी एंड द प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर। तो यहाँ पर उन लोगों को फ्रंट इंक्लूड किया जाता है जो हाई लेवल के डिसीजन मेकर्स होते हैं, चाहे वो सरकार में हो, ब्यूरोक्रेसी के पार्ट हों, और चाहे प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर, कंपनियों के लोग हों, लेकिन बड़े स्तर का डिसीजन मेकिंग क्यूनरी सेक्टर में होता है। जैसे मान लीजिए हमारा किसी देश के साथ में चाइना के साथ विवाद चल रहा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, चाइना के साथ में बॉर्डर को लेकर के इशू है, हमें क्या करना चाहिए, क्या हम चाइना से लड़ जाएं, या फिर हमें जो है डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाना है, या फिर हम रिटेलिएट मतलब पीछे हट जाएं, छोड़ दो, वो जितना बढ़ गया बढ़ गया। तो इस तरीके के निर्णय लेने का जो काम है, दैट इज़ टेकन हियर क्यूनरी सेक्टर। नॉर्मल वाले डिसीजन तो सब ले लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका के अभी लॉस एंजल्स में आग लगी हुई थी, पूरा हॉलीवुड जल करके राख हो गया, कैसे बुझाई जाए इस आग को, क्या तरीका नहीं है हमारे पास, इतनी दुनिया की सक्षम कंट्री है यूएस, फिर भी आग नहीं बुझाई जा रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो दैट लेवल ऑफ डिसीजन विल बी टेकन हियर कि मतलब भाई कैसे इस आग को बुझाया जाए। नॉर्मल आग तो आप दमकल बुलवाए, 100 फायर वाली गाड़ी मंगवाई, उसने बुझा दी, काम खत्म, लेकिन पूरा देश ही जल रहा है, कैसे कंट्रोल करें, क्यूनरी सेक्टर। ठीक है, मणिपुर में
बवाल चल रहा है, कैसे मैनेज करें, कहाँ से डिसाइड होगा, हेयर। तो ऐसा सेक्टर जो है क्यूनरी सेक्टर कहलाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल participating in this sector is quite small, yet they are regarded the brain behind the economy's socio-economic performance। देखिए इसमें नंबर ऑफ पीपल आर वेरी लेस, पार्टिसिपेंट सेक्टर क्वाइट लो, बहुत कम लोग जो है इस क्यूनरी सेक्टर में आएंगे, लेकिन फिर भी उन्हीं को ही मेन ब्रेन माना जाता है। मेन दिमाग जो है इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के पीछे मेन ब्रेन उन्हीं का ही माना जाता है कि यही लोग हैं जो चला रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। द ग्रुप इंक्लूड्स ऑक्यूपेशन सच एज सीनियर कंपनी एग्जीक्यूटिव, यानी कि जितने भी CEO वगैरह हो गए, गवर्नमेंट के अच्छे रैंकों पर बैठे हुए अधिकारी, रिसर्च करने वाले हमारे साइंटिस्ट, फाइनेंशियल और लीगल एडवाइज़र वगैरह भी, जैसे बैंकों के MD वगैरह, ये सब इस लेवल पर फ्रेंड्स आते हैं क्यूनरी सेक्टर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली कुछ अलग नहीं है, टर्शरी सेक्टर का ही एक सब पार्ट है। फिर आगे हमें बात करनी है डिफरेंस के बारे में, तो आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। क्वाटरनरी सेक्टर मतलब नॉलेज सेक्टर, यहाँ पर बात होती है नॉलेज के बारे में। इस ग्रुप में जो टीचर्स होते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट करने वाले होते हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट होता है क्यों? क्योंकि जो है अगर किसी इकोनॉमी के ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जानकारी रखनी है तो बेहतर है कि आप उसका क्वाटरनरी सेक्टर, चौथा सेक्टर चेक करें कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट जो है वो क्वाटरनरी सेक्टर से ही रिप्रेजेंट होता है। इंटेलेक्चुअल मतलब कितनी जो है वो है, कितना इंटेलिजेंस है किसी देश में, वो यहाँ से पता चलता है। इसमें ह्यूमन रिसोर्स होता है बेसिकली, जो ऑफिस की बिल्डिंगों में लोग काम करते हैं, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी क्लासरूम में, हॉस्पिटल के अंदर में, फिजिशियन के ऑफिस में, थिएटर में, अकाउंटेंसी, ब्रोकरेज, कंपनी के अंदर में जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं, इन सबको शामिल कर लिया जाता है। लोग बिजनेस करते हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। फिर आता है फ्रेंड्स क्यूनरी सेक्टर। क्यूनरी सेक्टर में थिंक टैंक वाला काम होता है। जो नीति आयोग है वो क्यूनरी सेक्टर का पार्ट है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें की चॉइसेस लेने का, की डिसीजन लेने का काम यहाँ पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लिए जाते हैं वो क्यूनरी सेक्टर से लिए जाते हैं। जैसे वो कांधार जो हुआ था कांड, हमारा जो है विमान लेकर के जो है पाकिस्तान में उतारा गया था, तो उस केस में क्या करना है, क्या हमें इनको छोड़ देना है जो इनको आतंकवादियों को रिहाई के लिए कह रहे हैं, या हम अपने लोगों को जो है बचाएं, मरने दें, क्या करें, काइंड ऑफ दैट। ओके, तो क्यूनरी सेक्टर में हार्ड चॉइसेस ली जाती हैं और इसमें हाई लेवल के डिसीजंस लिए जाते हैं, फिर चाहे वो ब्यूरोक्रेसी यानी सरकार के एंड से हो और चाहे प्राइवेट सेक्टर के एंड से हो, ठीक। उसके बाद में जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं फ्रेंड्स वो बहुत कम होते हैं। क्यूनरी सेक्टर में नंबर ऑफ पीपल आर वेरी लेस, लेकिन उन्हीं को ब्रेन माना जाता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट के पीछे, कि मेन ब्रेन वही है, ठीक है। बोलते हैं ना कि ये ब्रेन चाइल्ड है इनका, ये आइडिया इनकी तरफ से आया हुआ है। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मेरे ख्याल से मोदी जी गए थे नितिन कामत, जीरोधा के फाउंडर, उनके पॉडकास्ट में। एट दैट टाइम ही मेंशन्ड कि मतलब जो मखना होता है, मखाना अगर लावा होता है वो हम लोग खाते हैं, उस पर अच्छा स्कोप है, 3000 करोड़ का बिजनेस हो सकता है, ठीक है। मतलब इतना बड़ा 3000 करोड़ का बिजनेस की इंडस्ट्री है वो, लेकिन हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एंड व्हाट हैपन, वो डिस्कशन हो गया, उसके बाद अभी बजट आया उसके बाद में फरवरी में, और आफ्टर दैट बोर्ड का गठन कर दिया सरकार ने, उठा करके मखाना के लिए एक बोर्ड ही बना दिया। नाउ दे विल लुक आफ्टर कि हर चीज़ डेवलप हो जैसा हम चाहते हैं। तो ये ब्रेन चाइल्ड, हु इज़ द ब्रेन बिहाइंड दैट मखना बोर्ड, इतिहास याद रखेगा कि वो जो है नितिन कामत थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया। इम्प्लीमेंटेशन मोदी जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर रहा, लेकिन मतलब द ब्रेन इज़ देयर। तो बहुत कम लोग होते हैं जो ये पूरा सिस्टम जो है चला करके रखते हैं और इकोनॉमी की ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, तो भाई कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं, MDs एंड एबव, गवर्नमेंट में जो अच्छे तबके के, अच्छे ओहदे के लोग हैं, तबके इन द सेंस आपकी औकात के हिसाब से नहीं, नॉलेज और पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हमारे सब यहीं आ जाते हैं, और लीगल एडवाइजर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी बातें 5वें सेक्टर के बारे में। थोड़ा सा तीनों सेक्टर में डिफरेंस देखते हैं। तो तीनों सेक्टर में डिफरेंस अगर हम देखें, कुछ नया नहीं सीखिएगा, जो कुछ भी बातें करी वही है। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एग्जाम्पल्स होते हैं प्राइमरी सेक्टर के। मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल की यूनिट, मेजर एंटरप्राइजेस, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब वही मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, इसे इंडस्ट्री कहते हैं। ये एग्रीकल्चर हो गया देखो पूरा, और ये सर्विस सेक्टर। दिस सेक्टर इन्वॉल्व्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें हम पहले से ही जान लें, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग न्यू।
यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड एसोसिएटेड सर्विस के नाम से जाना जाता है, इसे इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर कह देते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कह देते हैं, इसे सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब बेसिकली प्राइमरी सेक्टर से हम रॉ मटेरियल लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो रॉ मटेरियल आता है उसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है वन गुड इनटू अनदर बाय वैल्यू एडिशन टू इट, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ में हम कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस करके उसमें वैल्यू ऐड कर देते हैं। ये ऑफर करता है वैल्यूएबल सर्विस प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उसको सर्विस ऑफर करता है, सर्विस वाला सेक्टर। ये प्राइमरी है सेक्टर, ये सेकेंडरी है और ये सर्विस सेक्टर है, यानी टर्शियरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर। ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद में अनऑर्गेनाइज्ड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयज ओल्ड मेथड। जो हमारा फ्रेंड्स जो है एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसमें क्या होता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है, कोई तरीका नहीं है, कोई मेथड नहीं बना हुआ है कि ऑफिस होगा, छोटा किसान होगा, बड़ा किसान होगा, ऐसा कुछ नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड है। और ज़्यादातर पुराने तौर तरीके इसमें अपनाए जाते हैं, मॉडर्निटी कम आती है। ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कार वगैरह की है, फैक्ट्री लगी है तो भाई पूरा तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, हर एक लेवल की हायरार्की बटी हुई है, और यहाँ पर इफ़िशिएंट प्रोडक्शन मेथड, मॉडर्न मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है, यूज किया जाता है। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और एडवांस लॉजिस्टिक टेक्निक्स यूज की जाती हैं अपने टास्क को करने के लिए, मतलब कहने का ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और नए ज़माने की जो है टेक्निक्स यूज की जाती है। जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया तो अब फिजिकली नहीं जाता है ना, डिजिटली ट्रांसफ़र करते हैं, तो नए मेथड से यूज करते हैं। इसमें एग्रीकल्चर में इन मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज सच एज इंडिया दिस सेक्टर एम्प्लॉयज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वर्कफोर्स कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री। मतलब प्राइमरी सेक्टर की खासियत ये है, डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में ये ज़्यादा नौकरियों के अवसर प्रोवाइड करता है डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले। डेवलप्ड में कम प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग में ज़्यादा। डेवलप्ड में क्या प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है इसीलिए वो डेवलप्ड है, तो वहाँ पर ये सेकेंडरी सेक्टर जो आपका है ये ज़्यादा रोज़गार देता है। विदेशों में ये रोज़गार ज़्यादा देता है, इंडिया में वो रोज़गार ज़्यादा देता है एग्रीकल्चर। सिंस दिस सेक्टर रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टैलेंट द एम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्विलिब्रियम। मतलब कहने का कि इस क्षेत्र में थोड़ा नॉलेज टैलेंट चाहिए होता है, तो मतलब ना बहुत ज़्यादा नौकरियां हैं ना बहुत कम नौकरियां हैं, बराबर बराबर चला हुआ है, ठीक है। लेकिन टर्शियरी यानी कि जो है सर्विस सेक्टर, दिस सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट शेयर हैज़ राइजन ड्रामेटिकली इन रिसेंट ईयर। अगर देखा जाए तो जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट के अवसर बहुत बढ़े हैं। मौके पर मैं भी जो है एम्प्लॉयमेंट इसी टर्शियरी सेक्टर में ही हूँ। बहुत सारे टीचर आए हैं, बहुत सारी कंपनियाँ आई हैं, वैजूज फिजिक्स वाला है ना, अनअकैडमी, ऐसे करके बहुत सारे लोग आ चुके हैं मार्केट में, तो इसमें रोज़गार के अवसर सर्विस सेक्टर में बहुत बढ़े हैं। सॉफ्टवेयर की बहुत सारी कंपनियाँ हैं, सब सर्विस सेक्टर की ही हैं, ठीक है। तो बस ओके हो गया, डिफरेंस में कोई ज़्यादा मेजर हमारे लिए कंसर्न नहीं है, सिंपल सा है। इसमें एग्रीकल्चर होता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसमें सर्विस से रिलेटेड बैंकिंग वगैरह हमारा टर्शियरी में आता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं इसको प्राइमरी सेक्टर को, इसको मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल के नाम से जानते हैं, इसको सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर रॉ मटेरियल मिलता है, यहाँ रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, और यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड रहता है चीज़ें, पुराने तरीके यूज किए जाते हैं, ये ऑर्गेनाइज रहता है, नए तरीके यूज किए जाते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है सर्विस सेक्टर, और एडवांस टेक्निक्स यूज की जाती हैं, ठीक। डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया में सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर एग्रीकल्चर देता है, प्राइमरी इकोनॉमी मतलब प्राइमरी सेक्टर देता है। और ये जो है क्या करता है, यहाँ पर टैलेंट की ज़रूरत होती है, यहाँ पर गधा मजदूरी की जा सकती है, यहाँ नहीं की जा सकती है, तो यहाँ पर ओके नौकरियाँ मिलती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा नौकरी अभी मौके के अवसर पर ये सर्विस सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर रोज़गार के अवसर बढ़े हैं टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डिफरेंट रिवोल्यूशन इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, हमारे यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में कौन कौन सी रिवोल्यूशन हुई हैं, हरित क्रांति, एस स्वामीनाथन वगैरह का नाम आपने सुना होगा, उसी की ही बात करनी है फ्रेंड्स, ओके। हमें बेसिकली बहुत सारी, एक लंबी लिस्ट है, सारी डिस्कस करनी है। तो एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द इंडिया। हमारे देश में भाई एग्रीकल्चर बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए तो हमारे पास विकल्प भी ज़्यादा नहीं था, तो एग्रीकल्चर ही था। ट्रेडिशनल सब्सिस्टेंस एंड लाइवलीहुड, रेन फेड फार्मिंग, फूड ग्रेन ओरिएंटेड एंड डिफिशिएंट इन डाइवर्सिफिकेशन एंड कमर्शलाइजेशन कैरेक्टराइज द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर की कुछ खासियत है, क्या है, ट्रेडिशनल है,
इतिहास मतलब मोहनजोदाड़ो के टाइम से चली आ रही है एक तरीके से। सब्सिस्टेंस है और लाइवलीहुड है, मतलब कहने का कि हमारे किसान इसी पर अपनी जीविका जीते हैं। सब्सिस्टेंस अभी देख लेंगे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम पढ़ेंगे, अभी ऐसे समझ लीजिए कि किसान इसी पर अपना जीवन जीते हैं। बारिश पर आधारित है, अगर बारिश ना हो तो उतने ज़्यादा विकल्प नहीं है एग्रीकल्चर के। खाने से रिलेटेड जो है अनाज ज़्यादा उगाया जाता है। डाइवर्सिफिकेशन उतनी नहीं है, और जो कमर्शलाइजेशन हुआ पड़ा है, मतलब कि हम नकदी फसलें ज़्यादा उगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडियन एग्रीकल्चर की खासियत है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। विथ एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन एंड राइजिंग वेजेस पर्टिकुलरली एमंग द पुअर द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स हैज स्काईरॉकेटेड। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और साथ ही साथ में मजदूरी बढ़ रही है, ठीक है। खास करके कहाँ, गरीबों में उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और मजदूरी भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर फूड की, एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट कैरीड आउट अ सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन। चूँकि हमारी ज़रूरतें हैं खाने पीने की, 140 करोड़ भारतीय हैं, सिर्फ एक टमाटर पकड़ लीजिए एक दिन का, तो भाई 140 करोड़ टमाटर चाहिए रोज़ के। सोचिए अब आप कि कितना प्रोडक्शन होगा तब पूरा हो पाएगा। तो ऐसे में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करने की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए बहुत सारी क्रांतियाँ लाई गई सरकार के द्वारा, ताकि प्राइमरी सेक्टर की क्षमता को बढ़ाया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके, क्षमता बढ़ा सके, ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकें। अब अभी देखा था हमने सब्सिस्टेंस देखा था ना, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ए फॉर्म ऑफ फार्मिंग जिसमें नियरली ऑल द क्रॉप्स आर लाइव स्टॉक रेज्ड आर यूज टू मेंटेन फार्मर एंड द फार्मर्स फैमिली लिविंग रिलेटेड फॉर एनी सरप्लस सेल और ट्रेड। मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है ऐसी फार्मिंग जहाँ पर हम चाहे कोई फसल उगाते हैं या कोई जानवर वगैरह रखते हैं, गाय भैंस बकरी, तो उनका उद्देश्य जो भी हम उगाते हैं उसका उद्देश्य होता है कि किसान खुद और अपनी परिवार का भरण पोषण कर सके, पेट पाल सके, बस। बहुत चांसेस कम है कि वो कुछ बचा करके बेच सके। अगर ऐसा है तो उसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाता है। अब मल्टीपल रेवोल्यूशन जिन्होंने एग्रीकल्चर को प्रभावित किया है वो ये हैं। अब देखिए इसमें हम 3 चीज़ें ध्यान रखिए। रेवोल्यूशन का नाम क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, और इसके फादर किसे माना गया है, बस यही याद रखिए। पीरियड वगैरह भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि हम याद कर पाएंगे इतना ज़्यादा, पर मेन का ध्यान भी रख लेंगे। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति हुई, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लाई गई। MS स्वामीनाथन जो है इसकी फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल है वाइट रेवोल्यूशन। वाइट मतलब सफ़ेद है ना, या ऑपरेशन फ्लड, दूध की गंगा बहा देना। फ्लड मतलब वो बाढ़ होता है, तो ये किससे रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड। और वर्गीज़ कुरियन, अमूल के फाउंडर हैं ये वर्गीज़ कुरियन, ठीक, इनको इसका जनक माना जाता है वाइट रेवोल्यूशन का, ठीक है। येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति, जो ऑयल सीड थे जैसे सरसों हो गया है, अलसी हो गई, जो कुछ भी जिनसे हम तेल निकाल सकें, इसके हैं फाउंडर सैम पिट्रोदा माने जाते हैं। ब्लू मतलब नीला, नीला यानी कि पानी, फिश या एक्वा, मछलियों को जो है ज़्यादा मछलियाँ हमारे देश में पैदा हों उसके लिए ब्लू रेवोल्यूशन लाई गई। डॉक्टर अरुण कृष्णन को जिम्मेदारी दी गई इस चीज़ की कि उन्होंने शुरू किया है, ठीक। फिर आ गई सर हमारी गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर वगैरह होते हैं, है ना, तो उसमें गोल्डन रेवोल्यूशन में फ्रूट, फल, शहद और हर्टिकल्चर यानी कि बागवानी। तो इसमें निरपाख टूटेस, डॉक्टर मिस्टर निरपाख टूटेस जो है इसके फाउंडर माने जाते हैं। गोल्डन फाइबर, अगर देखो गोल्डन का मतलब हो गया फल से रिलेटेड है, ठीक है, हनी से रिलेटेड है। और गोल्डन फाइबर नाउ इट इज़ अ जूट, है ना, फाइबर है ना, गोल्डन फाइबर जो रेशम के कीड़े जो होते नहीं, तो जूट से रिलेटेड हो गया, इसके कोई फाउंडर नहीं है, ठीक है। फिर सिल्वर रिवोल्यूशन यानी कि अंडे उत्पादन, सिल्वर चांदी कलर, चांदी का रिवोल्यूशन, तो ये अंडे का उत्पादन बढ़ाने के लिए था। इंदिरा गांधी, मिसेज इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। फिर आता है देखो गोल्डन फाइबर का मतलब हो गया जूट से, सिल्वर फाइबर का मतलब हो गया कोकोनट से, किसे, सॉरी काटन से, कोकोनट कह रहा हूँ, काटन से, कपास जिसे बोलते हैं। तो सिल्वर फाइबर कपास हो गया और गोल्ड फाइबर जूट हो गया। जो अपना बोरा वगैरह बनता है तो वो किसका बनता है, जूट का बनता है, यानी कि गोल्डन फाइबर से। और जो हमारे कपड़े वगैरह बनते हैं सुई, ये सिल्वर फाइबर से बनते हैं, यानी कि कॉटन से बनते हैं। पिंक रेवोल्यूशन, पिंक किस चीज़ से रिलेटेड है, तो देखिए प्रॉन वगैरह जो मछलियाँ होती, मतलब एक तरीके का मछली होती है, ठीक है। ओनियन हो गया जो आपका
प्याज हो गई, फार्मास्यूटिकल यानी कि मेडिकल से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड था, तो डॉक्टर दुर्गेश पटेल इसके माने जाते हैं। ब्राउन रिवोल्यूशन, भूरा, लेदर है ना, चमड़ा, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और कोकोआ, ये सभी हीरालाल चौधरी की अध्यक्षता में हुए थे। ठीक है, तो ब्राउन, आपको बस कलर से फ्रेंड थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। लाल, टमाटर, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार लाल कलर के। ठीक है, तो ये मीट और टमाटर से रिलेटेड है, विशाल तिवारी जी को माना जाता है। ग्रे, भूरे कलर की हमारी खाद होती है, तो फर्टिलाइजर्स के लिए ग्रे रेवोल्यूशन लाया गया। ठीक, बहुत सारी हैं फ्रेंड्स। ओके, फिर आया आपका वही, ये ग्रीन कहिए, एवर ग्रीन कहिए, एक ही बात है, हरित क्रांति। ठीक है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना, MS स्वामीनाथन, वही ग्रीन रिवोल्यूशन, एवर ग्रीन रिवोल्यूशन, एक ही बात है। ब्लैक मतलब काला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट काले कलर के होते हैं, जो रॉ मटेरियल निकलता है पेट्रोल का, कच्चा तेल, वो काला होता है। ठीक है, राउंड, गोल गोल, पोटैटो, आलू। ठीक है, प्रोटीन रिवोल्यूशन, मोदी जी द्वारा कॉइन किया गया इसको, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रोटीन रिवोल्यूशन की बात की गई है, प्रोटीन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसमें से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस बनते हैं, क्योंकि क्या है कि कन्फ्यूजन होती है, कन्फ्यूजन होगी तो क्वेश्चन बनेंगे। ग्रीन मतलब हरित क्रांति, खेती से रिलेटेड है, MS स्वामीनाथन हो गए। सफ़ेद दूध से रिलेटेड है, वाइट यानी मिल्क, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, मैंने बताया ये अमूल के फाउंडर हैं। येलो मतलब पीला, पीली सरसों होती है, तो ऑयल सीड हो गए, डॉक्टर सैम पिट्रोदा, मिस्टर सैम पिट्रोदा। ब्लू यानी कि आज ब्लू है, पानी, पानी, मछलियों की बात हो रही है समुद्र के अंदर में, तो फिश, एक्वा से रिलेटेड है, डॉक्टर अरुण कृष्णन हो गए। गोल्डन रिवोल्यूशन, गोल्डन मतलब जो है ये आपका फल वगैरह से रिलेटेड हो गया, हनी और हॉर्टिकल्चर, डॉक्टर निरपाख टूटेस। गोल्डन फाइबर, जूट हो गया, आपके नारियल से ही निकलता है ये गोल्डन फाइबर, जूट हो गया। सिल्वर रिवोल्यूशन, एग यानी कि अंडे का प्रोडक्शन, इंदिरा गांधी। सिल्वर फाइबर आपका सफ़ेद, ये कॉटन हो गया। ठीक है, रुई जिसे कहते हैं हम, सिल्वर कॉटन। पिंक फार्मास्यूटिकल, प्रॉन और ओनियन से रिलेटेड, जो नॉनवेज खाते हैं जानते होंगे प्रॉन क्या होता है। ठीक है, उसके अंदर ब्राउन मतलब भूरा, चमड़ा भूरा कलर, कोकोआ, कोकोआ से कॉफ़ी शायद बनती है, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के लिए डॉक्टर हीरालाल चौधरी हो गए। रेड यानी लाल, टमाटर और मीट लाल कलर के, विशाल तिवारी जी को। ग्रे मतलब भूरा, फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद। उसके बाद में एवरग्रीन, अगेन वही स्वामीनाथन वाला ग्रीन रेवोल्यूशन। ब्लैक कलर का पेट्रोलियम प्रोडक्ट, राउंड में पोटैटो, और प्रोटीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। हायर प्रोडक्शन, हम प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें प्रोटीन ज़्यादा रहे, चूँकि ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा कायम किया गया है, लेटेस्ट का है, तो मे बी इसके पूछे जाने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। देखो मैं बताता हूँ, 2-3 ऐसे हैं जो ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। पहला, एक तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर, MS स्वामीनाथन, इसके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। आप मानकर चलो इस सब में से सबसे भयंकर क्रांति यही है जिसने हमें आत्मनिर्भर बनाया एग्रीकल्चर में, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहली। और दूसरी जो है जो पूछी जा सकती है सर, वैसे तो इसमें कई सारी पूछी जा सकती है, लेकिन पहली वही हो गई। दूसरा अगर मैं अपनी तरफ से देखूँ भाई, तो वाइट पूछ सकते हैं मिल्क से रिलेटेड, या फिर ब्लू पूछ सकते हैं फिश से रिलेटेड। ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बाकी में ओके है मेरे ख्याल से। ठीक है, आप पढ़ने को सभी पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक पढ़िए, लेकिन मतलब इनके चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि हाँ इनसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और एक टॉपिक और है, GDP कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर, यानी हमारी GDP में कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो वो डिस्कस करना है। By late 1990s, India had transitioned from agriculture dominance to service supremacy, with services accounting for over half of her national GDP। तो शुरू के दौर में फ्रेंड्स एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर जो है 50% से ज़्यादा नौकरियां देता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला फ्रेंड्स, खास करके जब ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आई है, खास करके सॉफ्टवेयर का जो ये बूम आया है, उस समय से धीरे धीरे हमने अपने आप को सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर लिया, सर्विस सेक्टर में हमने मूव कर लिया, और अभी 50% से ज़्यादा GDP का जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर से आता है, टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर से आता है। तो यही बोल रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीता, 1990 के आसपास आते आते इंडिया ने अपने आप को एग्रीकल्चर से हटा करके, एग्रीकल्चर की डोमिनेंस खत्म हो गई और सर्विसेज सेक्टर की डोमिनेंस बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब सर्विस सेक्टर 50% से ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूट करता है। अब इन्होंने ये पूरा लिस्ट दे रखी है
कि एग्रीकल्चर में कितना और इंडस्ट्री में कितना, सर्विसेज में कितना। मैं इसको आपको बिल्कुल याद करने की सलाह नहीं देता हूँ, हम केवल एक देखेंगे, क्यों देखेंगे वो बताता हूँ। 1950-51 के दौरान देखिए 52% योगदान है एग्रीकल्चर का, 14% है सर्विस इंडस्ट्रियल का यानी सेकेंडरी वाले का, और 33% सर्विस सेक्टर से जीडीपी की कमाई होती थी। ठीक है, तो 52%, 52% हम एग्रीकल्चर से कमाते थे। ठीक है, तो यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमारे हाथ में सत्ता आई है, तब हम एग्रीकल्चर पर 52% निर्भर करते थे। किस बात पे? जीडीपी का 52% जो है एग्रीकल्चर था। समय बदला, मैं ये कोई याद मत रखिए, ये 21-22 वाला सीधा देखेंगे, बस बात खत्म। ठीक है, 2021-22 आते आते सर हमारी स्थिति देखें, हम केवल 18% जो है अब एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं, और 53% के आसपास हम सर्विस पर निर्भर हैं। ठीक है, उधर का अगर याद करें तो मेरे ख्याल से ये 52% था, ये शायद 13% था, और ये शायद 33% हुआ करता था। 1950 की बात कर रहा हूँ। 1950 में ये 52 था, ये 13 है, और ये 33 है। जमाना कैसे बदला? सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का। देखिए 18% केवल रहेगा, 52 हुआ करता था एग्रीकल्चर का, और 18 रह गया है। और इनका सर्विस सेक्टर का 33% होता था। आज योगदान 53% का योगदान हमारी जीडीपी में, अगर 100 रुपये आते हैं, हमारी जीडीपी 100 रुपये की है, तो उसमें 52 रुपये सर्विस सेक्टर के हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे चेंजेज आए हैं फ्रेंड्स। ओके, तो द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंट्स फॉर बेयरली 18% ऑफ टोटल जीडीपी। 18% है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर अब सिर्फ 18% के लिए है, जबकि एक समय में 52% के लिए हुआ करता था। द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर देन 55%। जो सर्विस सेक्टर है वो 55%, इसी 53 को ही 55%, क्योंकि ये 21-22 का डेटा है, भविष्य में अभी 24-25 चल रहा है तो और बदल गया होगा। पर अगेन इसको याद नहीं रखना, ध्यान रखिए, ये रटिएगा नहीं, बस यही याद रखिए, हाँ 55% से ज़्यादा योगदान है, 18% हार्डली जो है सर्विस एग्रीकल्चर का है, 55% इसका है, और जो है ये आपका 27% सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है, 27-28% सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है। और उसमें भी जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है ये 28%, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का योगदान कितना है? 14% का है। यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें मैन्युफैक्चरिंग, जो चीज़ें हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो आधा, उसमें का आधा मैन्युफैक्चरिंग से आता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स जो है टोटल कहानी इसमें। ठीक है, तो बस इतना ही। ये वैसे तो टेबल दे रखी, मैं भी आपके लिए लेकर आया हूँ, पर इसको याद नहीं रख पाएंगे इतना डेसिमल प्लेसेस में, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम याद रखें, तो मैं वो सलाह भी नहीं दूंगा, क्योंकि एक नंबर या आधे नंबर के लिए इतनी जान नहीं लड़ानी है, हम कहीं और से नंबर फेच कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो बस जीडीपी कंट्रीब्यूशन में हमने देख लिया कि भाई जो है हमारा पहले एग्रीकल्चर का डोमिनेंस था, अब किसका है? सर्विस सेक्टर का डोमिनेंस है। पहले एग्रीकल्चर 52% हुआ करता था, इंडस्ट्री 14% और सर्विस 33% होती थी। अब स्थिति ये है कि एग्रीकल्चर केवल 18% पे सिमट रह गया है, ये 28% हो गया मैन्युफैक्चरिंग में, और लगभग 52-55% जो है सर्विस सेक्टर हमें कमा करके दे रहा है। ठीक है, और जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें भी सब सेक्टर अगर बात करें 28% में, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग का योगदान लगभग 14% के आसपास है फ्रेंड्स। ओके, तो बस यहीं पर फ्रेंड्स अपना ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, मैंने पूरे मन से पढ़ाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।